हेलो लर्नर। हेलो लर्नर। वे आज हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या और वितरण वृद्धि और घनत्व के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि विश्व जनसंख्या किस प्रकार है, विश्व जनसंख्या किसे कहते हैं और विश्व जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है विश्व में, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और हमने विश्व घनत्व को कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। विश्व के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। विश्व के सबसे अधिक घनत्व वाले देश के बारे में पढ़ा था। और हमने अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उससे आगे के टॉपिक उसी पार्ट में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं? सोचिए। माइग्रेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन किसे कहते हैं? प्रवास। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां बस जाते हैं या रहने लग जाते हैं, उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास के अंतर्गत लोग जहां से प्रस्थान करते हैं उसे उद्गम स्थल कहते हैं। मतलब लोग जहां से मूल स्थल, अपने मूल निवास से जहां से आते हैं उसको उद्गम स्थल कहते हैं। और आगमन मतलब जाकर नया स्थान पर जहां जाकर बसते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। तो ये कुछ प्रवास के प्रकार हैं। तो ये निम्न 6 प्रकार के होते हैं। तो इनमें पहला प्रकार है गांव से गांव, मतलब रूरल टू रूरल। मतलब कोई आदमी है जिसने किसी छोटे से गांव से दूसरे गांव में प्रवास कर लिया, इसे गांव से गांव प्रवास कहते हैं। ग्रामीण से नगर की ओर, मतलब कोई बंदा है या कोई व्यक्ति है जो गांव में रहता है और उसने शहर में प्लान कर लिया, उसे ग्रामीण से नगरीय प्लान कहते हैं। नगरीय से नगरीय प्लान मतलब कोई बंदा है जो शहर में रह रहा है और उसने दूसरे शहर में प्लान कर लिया किसी कारणवश, तो उसे नगरीय से नगरीय प्रवास कहते हैं। नगरीय परिवेश, नगरीय मतलब नगर से ग्रामीण की ओर प्रवास। इस प्रवास के अंतर्गत मनुष्य किसी शहर से ग्रामीण की ओर प्लान करता है या प्रवास करता है, तो उसे नगर से ग्रामीण की ओर प्रवास कहते हैं। और पांचवा प्रकार है अंतर क्षेत्रीय प्रवास। मतलब किसी देश के अंदर ही प्लान करना अंतर क्षेत्रीय प्रवास कहते हैं। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करना अंतर क्षेत्रीय प्रवास कहलाता है। तो छठा प्रकार है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रवास। इसके अंतर्गत एक देश मनुष्य एक देश से दूसरे देश में प्रवास करता है या एक व्यक्ति दूसरे देश में जब प्रवास करता है तो इसे अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। यानी एक देश से दूसरे देश में जाकर बसना अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। इसके ये प्रवास 4 प्रकार का होता है। मतलब इसके कुछ प्रकार होते हैं, ये कुछ प्रकार का हो सकता है। इसमें पहला प्रकार है स्थायी प्रकार। मतलब स्थायित्व के आधार पर प्रवास के प्रकार, यानी वहां मनुष्य कितने समय के लिए रह रहा है इसके आधार पर प्रवास के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। स्थायी प्रकार मतलब एक व्यक्ति है जो कहीं गांव से या शहर से प्लान करता है दूसरी जगह पर, हमेशा के लिए बस जाता है वहां से, फिर वहां से कभी वो वापस नहीं आता, तो उसे स्थायी मतलब परमानेंट वहां पर वो रह जाता है। दूसरा प्रकार है अस्थायी या मौसमी। मतलब व्यक्ति कुछ समय के लिए कुछ काम के लिए दूसरे शहर में जाकर बस जाता है या दूसरी जगह पर जाकर बस जाता है, उसे अस्थायी या मौसमी परिवर्तन कहलाता है। या कोई एक सीजन विशेष के लिए वो वहां रह जाता है। ऋतु परिवर्तन ट्रांसह्यूमन मतलब यानी एक व्यक्ति है जो पर्टिकुलर ऋतु के कारण ही प्रवास करता है, उसे ऋतु परिवर्तन। जैसे गर्मियों के समय मरुस्थल में ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहां से कोई व्यक्ति है जो हिमालय या जम्मू कश्मीर की तरफ प्रवास कर लेता है, तो इसे ऋतु परिवर्तन कहते हैं। गर्मियों के समय वो प्रवास करता है, इस कारण इसे ऋतु परिवर्तन कहते हैं।
दिग परिवर्तन या डेली माइग्रेशन। मतलब कोई व्यक्ति है जो हमेशा प्रतिदिन प्रवास करता रहता है, मतलब डेली अप डाउन करता है, या हमेशा प्रत्येक दिन वो प्रवास करता रहता है, उससे दिग परिवर्तन कहते हैं या डेली माइग्रेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है नगरों की और प्रवास को दर्शाते समाचार पत्र। ये कुछ न्यूज़पेपर है जो प्रवास को बता रहे हैं कि किस प्रकार भारत में प्रवास हो रहा है। ये चित्र आपके बुक में भी मिल जाएगा, आप देखना। अब हम पढ़ लेते हैं कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, किस कारण से लोग माइग्रेशन करते हैं या प्रवास करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रतिकर्ष कारक, यानी जो यहाँ से किसी स्थान से उसे जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, उत्साहित करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। प्रतिकाश कारक का ये मतलब है कि वो कुछ कारक है जो उसे धक्का दे रहे हैं, उसे पुल कर रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ और कहीं दूसरी जगह जाकर बस जाओ। इसमें पहला कारण है बेरोजगारी। मतलब मनुष्य को जीने के लिए रोजगार आवश्यक है। अगर किसी क्षेत्र में अति बेरोजगारी या बेरोजगारी होगी तो वो उसके रोजगार या उसे जीवनमर्रा के लिए आमदनी प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वो प्रवास करता है, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा कारण है रहन सहन की निम्न दशा। मतलब कहीं ऐसी सिचुएशन है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर रहने की दशा बहुत खराब है, कुछ सामान भी आसानी से नहीं मिल पाते हैं, ऐसी जगह जो कोई दुर्लभ जगह है, जिस कारण से मनुष्य वहां से पलायन कर लेता है। तीसरा कारण है राजनीतिक उद्योग। मतलब किसी देश में या किसी राज्य में ऐसे दंगे हो रहे हैं जो राजनीति के कारण हो रहे हैं, ये राजनीतिक लड़ाइयाँ हो रही है, जिसके कारण भी मनुष्य प्रवास करता है एक जगह से दूसरी जगह शांति के लिए। प्रतिकूल जलवायु, मतलब किसी मनुष्य को लगती है कि ये जलवायु मेरे लिए सुटेबल नहीं है या मनुष्य वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसके कारण भी मनुष्य एक जगह से दूसरी ओर प्रवास करता है। पांचवा कारक है प्राकृतिक विपदाएं। मतलब जहां पर ज्यादा प्राकृतिक विपदाएं जैसे बाढ़, भूस्खलन या आंधी तूफान वगैरह ज्यादा आते हैं, सुनामी, तो वहां पर मनुष्य रहना कम पसंद करता है। मतलब वहां पर मनुष्य नहीं चाहता है कि मैं यहाँ पर रहूं ज्यादा दिन के लिए, तो इसके कारण भी वो वहां से प्रवास कर लेता है या वहां से दूसरी ओर पलायन कर लेता है। और छठा कारण है महामारियां। जैसे प्रेजेंट में कोरोना चल रहा है, इसके कारण भी लोग कहीं चाह रहे होंगे कि पलायन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग अपने घरों की ओर लौटना चाहते हैं, जो कहीं कुछ काम करने के लिए गए थे। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है महामारियों का। कोरोना की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं, अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। सातवां कारण है सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। मतलब कुछ जगह पर सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन भी होता है। मतलब कोई समाज है जो पीछे है, या कोई आर्थिक किसी क्षेत्र में कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही है, बहुत पिछड़ा हुआ है, मतलब बहुत पीछे है आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में। इसके कारण भी लोग वहां पर रहना पसंद नहीं करते हैं और प्रवास कर लेते हैं और प्लान कर लेते हैं, अपने जन्म स्थल को छोड़ देते हैं। अब हम अपकर्ष कारक पुल यानी खींचना, कि कुछ ऐसे कारक होते हैं या कुछ ऐसे शहर होते हैं जो लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं कि आप आओ, यहाँ रहो, बसो, खाना खाओ, पियो, काम करो और अपने परिवार को पालो। कुछ कारक ऐसे भी हैं जिनके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करते हैं। इसका पहला कारण है रोजगार के बेहतर अवसर। हमने पिछले वाले में पढ़ा था बेरोजगारी। मतलब ये सारे कारण इसके उल्टे होंगे इधर। पहला कारण है रोजगार के बेहतर अवसर। मतलब मनुष्य कहाँ जाना ज्यादा पसंद करेगा, जहां उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि जहां पर रोजगार ज्यादा होगा, मनुष्य उस ओर आकर्षित होगा और वहां पर पलायन करेगा और प्रवास करेगा। इसका दूसरा कारण है रहन सहन की उत्तम दशाएं।
हमने पिछले वाले में पढ़ा था रहन सहन की निम्न दशाएं, इसको यहाँ उल्टा कर देते हैं रहन सहन की उत्तम दशाएं। मतलब जहां पर रहन सहन की उच्च दशाएं होगी उनको रोजगार, खान पान, घर मकान सब आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। तीसरा कारण है राजनीतिक स्थिरता, शांति एवं स्थायित्व। हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था राजनीतिक अस्थिरता, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक स्थिरता, शांति एवं स्थायित्व। मतलब जहां पर राजनीतिक शांति होगी, मतलब जहां पर मनुष्य को कोई परेशानी नहीं होगी राजनीतिक तौर पर, जहां पर राजनीतिक शांति है, जहां पर राजनीतिक स्थिति अच्छी है, वहां पर मनुष्य और उस ओर प्लान करना ज्यादा पसंद करता है और वहां पर रहना मनुष्य अपने आप को सेफ समझता है। चौथा कारण है जीवन में संपत्ति की सुरक्षा। मतलब मनुष्य अपने जीवन के बारे में बहुत चिंतित रहता है। उसको जहां पर उत्तम सुविधाएं मिलेगी, जहां पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा वातावरण होगा, जहां संपत्ति की सुरक्षा भी होती है, वहां पर भी मनुष्य रहना ज्यादा पसंद करता है। इस कारण भी मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता रहता है और ये आगे भी करता रहेगा। पांचवा कारण है अनुकूल जलवायु। मतलब जहां पर मनुष्य को रहने के लिए अनुकूल जलवायु होती है वहां पर ज्यादा प्रवास होता है। जैसे मनुष्य सम जलवायु में रहना ज्यादा पसंद करता है। आपने देखा होगा मरुस्थल में जनसंख्या कम पाई जाती है, शीत मरुस्थल में भी कम जाती है। आप देख लो ध्रुवों, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर भी कोई मनुष्य नहीं रहता है, बहुत कम मनुष्य रहते हैं। तो जहां पर सम जलवायु पाई जाती है वहां पर मनुष्य ज्यादा रहेगा और वहां पर प्रवास ज्यादा करता है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, मतलब कुछ कारण, कुछ प्रवृत्तियां पढ़ेंगे हम कि वृद्धि के क्या कारण है या क्या प्रवृत्तियां हैं, किस आधार पर प्रवृत्तियां, किस आधार पर जनसंख्या बढ़ रही है, किस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। पहला कारण है, पहला है पॉइंट, पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ के अधिक है। मतलब जनसंख्या 700 करोड़ है पृथ्वी पर। विगत 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। मतलब पिछले 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना तक बढ़ चुकी है। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। मतलब इस 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है, मतलब 4 गुना हो गई है जनसंख्या। प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग विश्व जनसंख्या में जुड़ रहे हैं। मतलब प्रत्येक वर्ष में 8 करोड़ लोग विश्व जनसंख्या में जुड़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे संसाधन, प्रौद्योगिकी और जनसंख्या वृद्धि, कि किस प्रकार हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं, किस प्रकार अपना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और उसके अनुसार किस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक चार्ट है, संसाधन, प्रौद्योगिकी और जनसंख्या वृद्धि। नीचे की तरफ समय को बताया हुआ है, साइड की तरफ जनसंख्या किस स्पीड से बढ़ी उसके बारे में बताया गया है। विश्व में जनसंख्या प्रति 1 अरब तक बढ़ने में लगे समय की संख्या को साइड में दर्शाया गया है। तो 1 अरब 1830 में 1 अरब जनसंख्या थी, तो उसको डबल होने में 100 साल लगे। मतलब 1 अरब से 2 अरब होने में 100 वर्ष का समय लगा और 2 अरब से 3 अरब होने में केवल 30 वर्ष का समय लगा। मतलब 70 वर्ष कम लगे 1 अरब और बढ़ने में, और 3 अरब से 4 अरब होने में इससे भी आधा समय लगा, केवल 15 वर्ष। मतलब 15 वर्ष में 1 अरब जनसंख्या बढ़ गई और 4 अरब से 5 अरब होने में केवल 12 वर्ष लगे। मतलब 3 वर्ष और कम हो गए। 5 अरब से 6 अरब होने में
12 वर्ष और लगे। और इसी के अनुसार 1200 ईस्वी पूर्व हम देख लेते हैं, हमारा कृषि का विकास हुआ था, और कृषि का विकास और विस्तार हुआ था ईसा पूर्व के जन्म से पहले। इस समय हमारी जनसंख्या थी 0.25 अरब, और 1600 ईस्वी में हमारी जनसंख्या थी 0.5 अरब। और 1600 ईस्वी और 1900 ईस्वी के बीच में हमारे उद्योग बढ़े, यूरोपीय खोज उपनिवेशवाद और बसाव का युग, मतलब जनसंख्या बढ़ रही थी, बसाव, लोग बसने लगे थे, बस्तियों का विकास होने लगा। 1800 ईस्वी तक आते आते 1850 तक आते आते परिवहन का विकास हुआ, और फिर 1900 ईस्वी में सफाई और चिकित्सा पर ध्यान दिया गया, और सफाई और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा विकास होने लगा। और फिर 1950 के आसपास जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। फिर 2000 के आसपास या 1980 और 90 के शतक में सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास होने लगा, कंप्यूटर का विकास हुआ। प्रौद्योगिकी क्रांतियां 1650 से वर्तमान तक, मतलब 1650 से 2000 के बीच में प्रौद्योगिकी क्रांतियां भी होने लगी। और इसी समय हमारी, जिस प्रकार से हमारी सुविधाएं बढ़ने लगी, उससे ज्यादा स्पीड से हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी। अब हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि, मतलब विश्व को डबल होने में कितने वर्ष लगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं 10,000 ईसा पूर्व से। उस समय हमारी जनसंख्या थी 50 लाख। कितनी जनसंख्या थी हमारी? केवल 50 लाख। तो अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं 1650 ईस्वी। इससे हमारी जनसंख्या कितनी थी? 50 करोड़। अब 50 लाख से हमें 50 करोड़ पहुंचने में कितने वर्ष लगे? 1500 वर्ष। मतलब 50 लाख से 50 करोड़ पर पहुंचे तो हमें कितना वर्ष समय लगा? 1500 वर्ष। अब हम आगे पढ़ते हैं 1850 ईस्वी। यहां हम डबल हो गए, 100 करोड़। हमारी जनसंख्या हो गई, समय कितना लगा? 200 वर्ष। यानी 1300 साल कम लगे हमें, केवल हमने 200 वर्ष में जनसंख्या डबल कर ली। और 1930 में हम 200 करोड़ हो गए। इसमें कितना समय लगा? 80 वर्ष, यानी 120 वर्ष कम लगे हमें। 1975 में हम 400 करोड़ हो गए। समय कितना लगा? 45 वर्ष, यानी 35 वर्ष कम हो गए। 2012 ईस्वी कितने हो गए हम? 800 करोड़, मतलब 37 वर्ष में हम सीधा डबल हो गए 400 से। समय कितना लगा हमें? 37 वर्ष, केवल 400 से 800 करोड़ होने में। 800 करोड़ अपेक्षित है, लगता है 2020 तक हो जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं सर्वाधिक वृद्धि वाले देश। इसमें कौन कौन से देश आते हैं जिनमें सर्वाधिक वृद्धि दर है? इनमें पहला है लाइबेरिया, जो अफ्रीका का देश है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर है 8.2। दूसरा है सोमालिया, जिसकी जनसंख्या दर है 4.2। तीसरा है सऊदी अरब, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर है 3.4। चौथा है ओमान, इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है 3.3। अब हम पढ़ लेते हैं न्यून वृद्धि वाले देश। इसमें पहला है लेटविया, -1.5 जनसंख्या वृद्धि दर है, मतलब यहाँ पर मृत्यु दर ज्यादा है और जन्म दर कम है। एस्टोनिया, यहाँ पर भी -1.2 जनसंख्या वृद्धि दर है। तीसरा रूस, यूक्रेन, अल्बानिया, इसमें 3 देश है जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर है 0.6, -0.6। बुल्गारिया, यहाँ पर भी रूस, यूक्रेन, अल्बानिया, यहाँ पर भी मृत्यु दर ज्यादा है। अब हम पढ़ते हैं बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, पुर्तगाल, यहाँ पर भी -0.1 जनसंख्या वृद्धि दर है।
स्पेन, इटली, डेनमार्क, यहाँ पर 0। स्पेन, इटली, डेनमार्क में जन्म दर और मृत्यु दर बराबर है, इसके कारण यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर 0 है। अब हम विश्व जनसंख्या दोगुना होने की अवधि मानचित्र के द्वारा पढ़ेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ 100 से अधिक वर्ष लगे जनसंख्या को डबल होने में। जो व्हाइट दिख रहा है आपको, उनका आंकड़ा अनुपलब्ध है। जहां पर डॉटेड एरिया दिख रहा है, वहां पर जनसंख्या में ह्रास है, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है। जहां पर आपको लाइनिंग में डॉट डॉट दिख रहे हैं, वहां पर जनसंख्या 21 से कम है, मतलब वहां पर जनसंख्या को दुगुना होने में 21 से कम वर्ष लगे। अब हम जहां पर थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जो जिसका हिस्सा बहुत ज्यादा है, उनको लगे 41 से 100 वर्ष के बीच में लगे, उनको 41 से 100 के बीच में उन्हें वर्ष लगे अपने जनसंख्या को डबल करने में। और 100 से अधिक लगा है इंग्लैंड का कुछ हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम का, जहां पर गहरा ब्लैक है, उनको 100 से अधिक लगे वर्ष लगे अपनी जनसंख्या को डबल करने में। अब हम पढ़ लेते हैं कि हमें मानचित्र से क्या ज्ञान होता है। हमें मानचित्र, पिछले वाले मानचित्र से क्या ज्ञान हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इससे हमें पहला जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके बारे में बताएंगे। पहला है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एवं एशिया के पिछड़े एवं विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र गति से बढ़ रही है। मतलब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एवं एशिया के पिछड़े एवं विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि तीव्रतम गति है, तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। मतलब अफ्रीका में और एशिया के कुछ देश हैं, जहां पर एशिया के जो विकासशील देश है वहां पर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट, इन महाद्वीपों के ऐसे देशों में जनसंख्या 30 वर्षों में दुगना हो गई। मतलब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया में जनसंख्या को डबल होने में केवल 30 वर्ष लगे। 30 वर्षों में ही एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जनसंख्या डबल हो गई। अब जनसंख्या के परिवर्तन होने से क्या प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी पे, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या पॉपुलेशन बढ़ने से हमें क्या ह्रास होगा, क्या प्रभाव पड़ेंगे अपने ऊपर, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। संसाधनों का ह्रास, मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों का उपभोग बढ़ेगा, संसाधनों का उपभोग बढ़ेगा तो संसाधनों का ह्रास भी बढ़ेगा। तो इस कारण जितनी वृद्धि से, जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कारण हमारे संसाधनों का ह्रास भी उतनी तेजी से हो रहा है। दूसरा कारण है कुपोषण में वृद्धि। यानी जनसंख्या वृद्धि दर जितनी बढ़ेगी तो खाद्य संसाधनों की भी कमी होगी, जिसके कारण कुपोषण भी बढ़ेगा। खाने का उत्तम या स्वच्छ सुविधाएं हमें प्राप्त नहीं होगी, जिसके कारण कुपोषण में वृद्धि होगी। उचित पोषण नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण हमें कुपोषण का शिकार होना पड़ेगा। घातक बीमारियां एवं महामारियां, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर जितनी तेजी से बढ़ेगा उतनी घातक बीमारियां बढ़ेगी और महामारियां भी फैलेगी। वर्तमान में कोरोना भी इसी का एक कारण है। इसी जनसंख्या वृद्धि दर के कारण भी कोरोना उत्पन्न हुआ है। चौथा कारण है प्रति व्यक्ति आय में कमी, मतलब जितनी जनसंख्या बढ़ेगी व्यक्ति के आय में उतनी कमी आती जाएगी, मतलब एक व्यक्ति के आय में कमी होती जाएगी। संसाधनों पर बढ़ता दबाव, मतलब जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, उनका दोहन दुगनी गति से स्टार्ट हो जाएगा, उनका दोहन करने की क्षमता और उनकी स्पीड में गति आएगी। जितनी जनसंख्या वृद्धि दर होगी, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी। अब हम पढ़ लेते हैं जनांकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांसजेशन। डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। क्या है ट्रांजेक्शन?
इसकी प्रथम अवस्था ये एक चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ग्राफ के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन में, ग्राफ की साइड में दिखाया गया है अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, और नीचे की साइड में समय दिखाया गया है और साथ में देशों के नाम भी लिखे गए हैं। मतलब वर्तमान में देशों के कुछ उदाहरण भी बताए गए हैं कि किस अवस्था में कौन सा देश है उसके बारे में। तो ये सीधा 0 से 15, 15 से सीधा 35 पर बताया गया है। तो हम प्रथम अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर, प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि अत्यंत धीमी होती है। मतलब यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम गति से बढ़ती है और यहाँ पर उच्च जन्म दर होता है और साथ में ही उच्च मृत्यु दर भी होता है प्रथम अवस्था में। मतलब उच्च जन्म दर भी होता है प्रथम अवस्था में और उच्च मृत्यु दर भी होता है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर भी कम होती है। और तीसरा पॉइंट है इसमें निम्न जीवन प्रत्याशा। मतलब प्रथम अवस्था में निम्न जीवन प्रत्याशा भी पाई जाती है, मतलब जिन्हें की अनुमानित वर्ष भी कम पाया जाता है। और प्रथम अवस्था में अधिकांश लोग कृषि के क्षेत्र में लगे हुए होते हैं और कृषि के कार्य करते हैं। और प्रथम अवस्था में अधिकांश लोग अशिक्षित भी होते हैं, यहाँ पर कुछ सुविधाएं भी कम होती है। और प्रथम अवस्था में निम्न प्रौद्योगिकी स्तर भी होता है और इसमें पिछड़े देश सम्मिलित है। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। उच्च निम्न प्रौद्योगिकी स्तर होता है, निम्न जीवन प्रत्याशा होती है, लोग कृषि के क्षेत्र में लगे होते हैं। और उसके कुछ उदाहरण हैं, इसमें है बांग्लादेश और वर्षा वनों के आदिवासी इसमें सम्मिलित है प्रथम अवस्था में। अब हम दूसरी अवस्था में पढ़ लेते हैं जिसमें अधिकतर देश शामिल है। ऊपर की लाइन में, ऊपर जो लाइन है वो जन्म दर को दर्शा रही है और नीचे जो लाइन है वो मृत्यु दर को दर्शा रही है। इसमें जनसंख्या विस्तृत होती है, मतलब फैलाव होता है, जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होती है। इसमें जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है, मतलब इसमें जनसंख्या के बढ़ने की स्पीड उच्चतम होती है। मतलब इसमें जनसंख्या उच्चतम या अधिक वृद्धि होती है। इसमें उच्च जन्म दर एवं उच्च निम्न मृत्यु दर होता है। मतलब इसमें जन्म दर अधिक होती है और निम्न मृत्यु दर होती है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है। और इसमें स्वास्थ्य सुविधा एवं स्वच्छता में सुधार होता है। मतलब स्वास्थ्य की सुविधा में भी सुधार, स्वास्थ्य की सुविधा में और स्वच्छता में सुधार होने के कारण जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर घट जाता है, जिसके कारण वृद्धि दर ज्यादा होती है। और इसमें अधिकांश देश है जो विकासशील अवस्था में है, वो देश इसमें शामिल है। प्रथम अवस्था इसमें ऊपर की तरफ पेरू है और नीचे की निम्न अवस्था में श्रीलंका और केन्या। भारत भी इसी अवस्था में आता है। तीसरी अवस्था है, इस अवस्था को निम्न उतार और चढ़ाव भी कहा जाता है। इस अवस्था में निम्न उतार और चढ़ाव होता है। इसमें निम्न मृत्यु दर होती है और निम्न जन्म दर होती है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर भी कम होता है। और इसमें नगरीय शिक्षित एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्त जनसंख्या ज्यादा होती है ऐसे देशों में। इसके देश संपन्न होते हैं और इसमें ज्यादातर विकसित देश आते हैं, जिनमें पहला देश है कनाडा, दूसरा जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसे विकसित देश तीसरी अवस्था में आते हैं, जिनमें निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर और कम जनसंख्या वृद्धि दर होता है। और इस अवस्था में रहने वाले लोग शिक्षित और स्वास्थ्य की सुविधा में इसमें अच्छी होती है।
जनान के संक्रमण की अवस्था जो मैंने अभी बताया। अब हम इसको पॉइंट के आधार पर देख लेते हैं, पॉइंट वाइज देख लेते हैं, आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत धीमी होती है प्रथम अवस्था में। दूसरा, इसमें उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर होती है। तीसरा पॉइंट है निम्न जीवन प्रत्याशा होती है। चौथा, अधिकांश लोग कृषि में कार्य करते हैं, मतलब अधिकांश लोग कृषि में कार्य करते हैं। पांचवा पॉइंट है अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, मतलब यहाँ की शिक्षा की सुविधा बहुत निम्न स्तर की होती है। और निम्न प्रौद्योगिकी स्तर होता है, मतलब यहाँ पर तकनीकी ज्ञान का अभाव होता है। और इसमें पिछड़े देश सम्मिलित हैं, जैसे उदाहरण बांग्लादेश, अफ्रीका के विश्व त्रय के देश इसमें शामिल है। अब हम दूसरी अवस्था में देख लेते हैं पॉइंट के आधार पर। इसमें जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। स्वास्थ्य सुविधा और स्वच्छता में सुधार भी होता है, मतलब स्वास्थ्य सुविधा एवं स्वच्छता में सुधार होने के कारण भी जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है। और उच्च जन्म दर और निम्न जन्म दर भी होती है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, अधिकांश विकासशील देश इसमें सम्मिलित है, मतलब जो विकासशील देश है वो दूसरी अवस्था में सम्मिलित है। इसमें पेरू, भारत, श्रीलंका भी है और केन्या। तीसरी अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं हम। इसमें पहला पॉइंट है स्थिर या मंद गति से जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब यहाँ स्थिर या मंद, मतलब बहुत, या तो जनसंख्या स्थिर है या बहुत मंद गति से बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट है निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, जिसके निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर होने के कारण ही यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर या मंद गति होती है। यहाँ के ज्यादातर लोग नगरीय शिक्षित एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्त जनसंख्या ऐसे देशों में निवास करती है, मतलब ऐसे देशों में नगरीय शिक्षित और तकनीकी ज्ञान प्राप्त जनसंख्या निवास करती है। चौथा पॉइंट है इसमें अधिकांश विकसित देश शामिल है, मतलब तीसरी अवस्था में केवल अधिकांश विकसित देश सम्मिलित है। इसमें पहला है, मतलब कुछ उदाहरण है, कनाडा, जापान, संयुक्त अमेरिका। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि हम किस प्रकार अपनी जनसंख्या को रोक सकते हैं। तो जन्म दर में कमी या नियंत्रण द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इस हेतु निम्न उपाय करना, मतलब हम जन्म दर में कमी करके या उसको नियंत्रित करके जनसंख्या वृद्धि दर में कमी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ उपाय है। पहला है परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार, मतलब परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम है उनका प्रचार प्रसार करके हम जन्म दर में कमी प्राप्त कर सकते हैं। गर्भ निरोधक तरीकों एवं औषधियों का प्रयोग करके भी हम जन्म दर में कमी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कारक है बाल विवाह पर रोक लगाकर भी हम जन्म दर में कमी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, कठोर सरकारी नियम एवं कानून बनाकर भी हम, मतलब सरकारी नियम और कानून बनाकर भी हम जन्म दर में कमी प्राप्त कर सकते हैं। जन जागरूकता एवं कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करके, मतलब कानूनों को प्रभावी तौर पर लगा कर भी हम जन्म दर में कमी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ प्रश्न है जो आप देख लीजिए। जो इस पार्ट से रिलेटेड है। आपने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जाकर देखिए और बाद में इसको देखिए। नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल बटन पर क्लिक करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद स्टूडेंट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान को आपने ग्रहण किया होगा। धन्यवाद।